जनता के मन में भी ये शंकाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी मन में ये शंकाएं हैं, क्योंकि बुरी तरीके से बीजेपी वहाँ पर फंसी हुई थी, पूरी जनता रोज थी। और खुद बीजेपी वाले ये नहीं कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो कहते थे सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। कभी आज तक शिवराज को आज भी भरोसा नहीं इतनी सीटें कहाँ से आ गई। तो मैं बतौर नागरिक, बतौर एक मतदाता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज कर करके कहना चाहता हूँ कि आप जनता की मन की शंका को दूर कीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान में बैलेट से चुनाव मत करवाइए। आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना बनारस, जहां से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आप सिर्फ वहां करा लीजिए बैलेट से चुनाव। दूध का दूध और पानी का पानी इस देश के सामने निकल करके आएगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को ये चुनौती स्वीकार करने में कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। अभी टीवी दिखा रहा है कि 2 रुपए किलो जो गोबर खरीदने की बात की, वो योजना बंद करने के लिए वो जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के चुनाव हुए और रुझान आया। उसके बाद बीजेपी ने 3 राज्य जीत लिए और जिन राज्यों में कांग्रेस पहले से स्थापित थी वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया और उसके बाद से ईवीएम बदनाम हो गया। लगातार कांग्रेसी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होने के कारण हमारा जो है यहाँ से सरकार चला गया, वरना बीजेपी का कोई स्कोप नहीं था। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो सेमीफाइनल था तो फाइनल का भी कहीं ना कहीं ये आसार लगाया जा रहा है कि बीजेपी ही 24 में आएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल तिवारी। क्या कहेंगे, आपका सफाया हो गया 3 राज्यों से और 24 में फिर बीजेपी आ रही है। देखिए, ये बेसिकली राजनीति के लिए सफाया जैसा शब्द ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजनीति में एक तरफ जीत होती है, एक तरफ हार होती है। या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ ये है कि कांग्रेस कभी चुनाव जीतती है तो बहुत ज़्यादा गुमान नहीं करती है, हारती है तो बहुत ज़्यादा उदासी की स्थिति में नहीं जाती है। वो सीखने का काम करती है। हमने प्रतिद्वंदी का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया और यथासंभव जितनी भी कोशिशें हो सकती थी हमने वो सभी कोशिशें की। जनता जनार्दन से संवाद स्थापित किया। हमने राजस्थान में चुनाव अच्छा लड़ा, मध्य प्रदेश में हमने चुनाव अच्छा लड़ा। हो सकता है कि जितनी समझ के साथ, जितनी सूझबूझ के साथ हमको जनता के पास जाना चाहिए था और जनता जिसकी उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी, शायद हम नहीं पहुंच पाए। तो हम बेहतर प्रयास करेंगे अगली बार। मतलब मोदी जी से आप एग्री करते हैं? मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि हमसे सीखिए, उसके बाद मैदान में आइए हमसे लड़ने। तो यही जो राज्य उन्होंने अभी जीते हैं, 2018 में ये तीनों राज्य हारे थे। यही बात अगर उस समय हम कहते, यदि हमारे अंदर अहंकार होता, यदि हम स्वयंभू होते, हमको बनाने वाली कौन है? हमको बनाने वाली तो जनता है। वही जनता, जिस जनता ने 2018 में आपको तीनों राज्य आपके हाथों से छीन लिए थे, बनी बनाई सरकार आपने गिराई थी, आपने लोकतंत्र का हनन किया था, संविधान का हनन किया था। तब अगर हम अहंकार में होते तो हम यही कहते। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है, किस लिए लड़ा जाता है? जनता का विश्वास जीतने के लिए, मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए। यदि आप तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों स्टेट का अगर आप आकलन करेंगे तो हमने तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा वोट बीजेपी से पाए हैं। कांग्रेस ने 10 लाख ज़्यादा वोट पाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम वोट परसेंटेज में कहीं से भी कम नहीं है। वो अलग बात है कि हमने एक राज्य में सरकार अपनी बनाई तेलंगाना में, बाकी 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश को लेकर के मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मैं वहां का इंचार्ज था। हमने 2 महीने काम किया। हम जिस चंबल संभाग में थे वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे सारे प्रत्याशी जीते भी। बाकी कई सारी जगह चुनाव के बाद जब बैलेट पोस्टल हमने जारी भी किए हैं, 230 सीटों के जारी किए, तो उसमें से 199 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जीती है एक तरीके से। और फिर मत पेटी जब खुली है तो उसमें इतना बड़ा अंतर, ये जो ट्रेंड होता है पोस्टल बैलेट का और उसका जो मत पेटी में जो खुलते हैं वोट, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग आसपास होता है, नियर अबाउट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये सवाल हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी वो नहीं कहता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है, चूंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो बीजेपी के पक्ष में दिया है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं और हमारे पक्ष में जो हमें दिया है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बार जनता के मन में भी ये शंकाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी मन में ये शंकाएं हैं, क्योंकि बुरी तरीके से
बीजेपी वहाँ पर फंसी हुई थी, पूरी जनता रोज थी, और खुद बीजेपी वाले ये नहीं कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो कहते थे सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। कभी आज तक शिवराज को आज भी भरोसा नहीं इतनी सीटें कहाँ से आ गई। तो मैं बतौर नागरिक, बतौर एक मतदाता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज कर करके कहना चाहता हूँ कि आप जनता की मन की शंका को दूर कीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान में बैलेट से चुनाव मत करवाइए। आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना बनारस, जहाँ से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आप सिर्फ वहाँ करा लीजिए बैलेट से चुनाव। दूध का दूध और पानी का पानी इस देश के सामने निकल करके आएगा। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को ये चुनौती स्वीकार करने में कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। एक सामान्य सा आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, एक बार करवाइए। अगर आप वहाँ उस बैलेट के माध्यम से भी चुनाव जीत गए तो मैं ये स्वीकार कर लूँगा कि मुझे वास्तव में आपसे सीखने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखने की ज़रूरत है कि तंत्र में ऐसा क्या है जहां हर बार लोग को हारना पड़ जाता है। हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, अब मशीन से कैसे लड़ें हम। हर बार यही हो रहा है कि तंत्र जीत रहा है और लोग हार रहा है। ये बहुत गहरे सवाल हैं जिन पे हम लगातार। कांग्रेस ने इतना बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? हर साल होता है और उठाया भी गया, लेकिन बहुत कम स्तर पर बढ़ चढ़ के नहीं उठाया गया ईवीएम का मुद्दा। मैं उठा ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं उठा रहे? थक गए क्या? कांग्रेस वाले थक गए? देखिए, आज़ादी से पहले जब इन लोगों का नामो निशान नहीं था और थोड़े बहुत जो लोग थे जो देश के खिलाफ खड़े हुए थे, हम तो तब से लड़ाई लड़ रहे थे। हमको हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क इस बात से पड़ता है। और मैं तो आज भी इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी करके जो इन्होंने जाकर के आनंद फानंद में घोषणाएं की, राजस्थान में घोषणाएं की, आपने मध्य प्रदेश में घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ में घोषणाएं, अभी टीवी दिखा रहा है कि 2 रुपये किलो जो गोबर खरीदने की बात की वो योजना बंद करने के लिए वो जा रहे हैं। जो महीने में महिलाओं को 1000 रुपये मिल रहे थे वो योजना वो बंद करने के लिए जा रहा है। और वहाँ के रमन सिंह कह रहे हैं इस बात को, वहाँ के नेता बीजेपी की इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि हम तो मोदी की गारंटी पे आए हैं, हम कांग्रेस की योजनाओं को लगातार चालू रखने के लिए थोड़ी आए हैं। तो आप देखिए, आपको अभी बहुत कुछ पता चलेगा। मैं तो इस देश की जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है अगर आपने जनादेश इनको दिया है, लेकिन जो इन्होंने कहा है, हालांकि बीते 10 सालों में तो कहीं ये खरे उतरे नहीं, किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे खरे नहीं उतरे। पूरी दुनिया जानती है इस बात को, भारत तो जानता ही जानता है। इस बार जो इन्होंने वायदे किए हैं, 450 रुपये का गैस सिलेंडर उन्होंने बोला है, MSP देने के लिए इन्होंने बोला, तमाम ऐसी चीज़ें बोली हैं, आप देख लीजिएगा। एक नाराजगी जनता में ये भी दिखती है कि कांग्रेस वाले इतने बड़े साहब बने फिर रहते हैं कि वो मिलते ही नहीं है आम लोगों से, अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। मैं तो कांग्रेस का एक पदाधिकारी हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। बीते 1-1.5 घंटे से आप मुझे देख रहे थे, मैं यहीं बिल्कुल ग्राउंड में कुर्सी पे बैठ करके कुछ लगातार। आप मीडिया से बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल की उन किसानों मजदूरों की बात कर रहे हैं। वो अभी हम जनता से मिलके आ रहे हैं जो रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस को मैडम जाके देखिए वो मिलते ही नहीं है। आप बताइए इस ऑफिस में कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ऐसा कौन सा नेता है जो किसी से मिलता नहीं है? ये सब बातें मीडिया की ही हैं। धरातल पे हमारा हर नेता हर मतदाता से मिलता है, उसकी बात को सुनता है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि एक समय था जब कांग्रेस का वर्चस्व था, दिल्ली हो चाहे पूरा भारत था, लेकिन अब कांग्रेस को कोई जनता नहीं पसंद कर रही है, भरोसा कम हो गया है। अच्छा, जनता अगर पसंद नहीं कर रही है तो चारों स्टेट में 10 लाख मत हमें कैसे ज्यादा मिले जनता के? 10 लाख मत सरकार तो उन्हीं की बन रही है। सरकार बनना ही पैमाना होता है क्या? बात आपने सवाल क्या पूछा? आपने कहा कि जनता पसंद नहीं कर रही। जनता यदि पसंद नहीं कर रही तो बीजेपी से 10 लाख हमको वोट ज़्यादा कैसे दिए? तेलंगाना में हमको सरकार कैसे बना के दी? हिमाचल में सरकार कैसे बना के दी? कर्नाटक में सरकार कैसे बना के दी? तो फिर सवाल आप ही के लिए ये फिर से उठ जाता है कि यहाँ पर जब आप हार जाते हो तो ईवीएम पर सवाल उठता है, फिर तेलंगाना और कर्नाटक में ईवीएम से ही तो चुनाव होता है, वहाँ पर कैसे जीत जाते हैं? मैंने सवाल नहीं उठाया, हम तो हमारी ये शंकाएं हैं, जनता की भी ये शंकाएं हैं, तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने उनको चैलेंज ही तो किया है, अपील भी कर देता हूँ आपके इस मंच से कि आप एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव बैलेट से करवाइए। और क्या सच है क्या झूठ है, जनता को जवाब दे दीजिए, हमें भी मिल जाएगा जवाब, उसके बाद हम आपसे सीखेंगे
अदरवाइज फिर कुछ तो गड़बड़ है। बिहार से नारा आ रहा है कि ये तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ झांकी है, बिहार अभी बाकी है, 25 में बिहार भी आ रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव है 2024 में, हम सब निकल चुके हैं लगातार, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव का एक छोटा प्रारूप ही होता है। अब यहाँ नेता विधानसभा स्तर पर तैयारी करते हैं, वहाँ हमको बड़े स्तर पर तैयारी, बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होती है। हम सब निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता ने हमको 10 लाख वोट ज़्यादा देकर के हमको ये विश्वास हमारे ऊपर जताया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपके विधायक नहीं जीते, विधायक न जीतने की वजह से 3 राज्यों में आपकी सरकार नहीं बनी, एक राज्य में आपकी सरकार बनी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस मजबूत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप खुद मीडिया वाले जानते होंगे, 10 लाख वोट जनता ने हमको ज़्यादा दिए। आप रेशियो उठा करके देख लीजिए, 1%, 1.5%, 2% से ज़्यादा कोई अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तेलंगाना में तो है ही नहीं, बिल्कुल। तेलंगाना में तो बीजेपी कहाँ है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, कांग्रेस कहाँ है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बेहतर चुनाव लड़ेगी, जनता के विश्वास से चुनाव लड़ेगी और जनता के विश्वास को जीतने का भरपूर प्रयास करेगी। हम सब मेहनत करेंगे, जाएंगे जनता के पास, जैसे अभी तक जा रहे थे, फिर जाएंगे हम। जैसे हमें उम्मीद भी है कि जिस तरीके से कर्नाटक में हमको जनता ने अपना विश्वास हम पे जताया, अपना मत दिया, हिमाचल में दिया, हमको राजस्थान में नहीं तो जो पार्टी हारती थी वहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी चलती थी, जो हारता था वो 20 सीटों पर रह जाता था, लेकिन हम अभी 70 सीटों पे हैं कम से कम। कई सारी जगह शायद हमारे जो क्षेत्रीय दल के जो नेता थे उनके प्रति कोई नाराजगी रही हो या कुछ रहा हो, वहाँ से हमको कुछ रिजल्ट उस मुताबिक नहीं मिल सका जिस मुताबिक रिजल्ट आता तो हम अपनी सरकार बना पाते हैं। कांग्रेस इसमें चूक रह गई, वो जान नहीं पाई जनता के मन की बात। आपने अभी कहा कि कुछ रह गया होगा नाराजगी, वो जानने में, समझने में आप चूक गए। देखिए, चुनाव में कहीं ना कहीं अगर हमको असफलता लगी है तो कमी तो रही होगी। इस बात से तो हम कहीं भाग थोड़ी रहे, इस बात को तो हमने स्वीकार कर लिया उसी दिन। हमने कहा कि हम अपनी कमियों को सुधार करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जनता जो एक्सपेक्ट करके बैठी थी, जनता जो सोच करके बैठी थी, उसके सोच के मुताबिक उसको हम समझा नहीं पाए, बात को लेकर के नहीं जा पाए, उस पर विचार करेंगे, फिर से काम करेंगे और काम करना शुरू भी कर दिया है। हम सब निकल चुके हैं मैदानों में। अच्छा, रिजल्ट से पहले बड़ा एक चीज़ था कांग्रेस ऑफिस में, पनौती मोदी को कहा जा रहा था। ये पनौती इसलिए भाग गया क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, तमाम चीज़ें कही गई। अब जो है जनता कह रही है कि राहुल गांधी पनौती है हार के बाद। जनता ने कभी नहीं कहा। ये आपका शब्द हो सकता है जिससे थोड़ा सा एक क्लिप निकले और मामला ट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने कभी नहीं नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था और ऐसे शब्दों की राजनीति में जगह भी नहीं होनी चाहिए। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो भी कहता है, लेकिन राहुल गांधी ने तो सर, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपको वो वीडियो देखने की जरूरत है जिस वीडियो में उस शब्द को राहुल जी ने दोहराया था। जनता चिल्ला रही थी, पीएम पनौती। मैं क्या कह रहा हूँ, जनता चिल्ला रही थी लगातार, तो राहुल जी ने सुना ओ क्या, जब उन्होंने उनके शब्द को दोहराया। आपको उस वीडियो को फिर दोबारा देखने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा वर्ल्ड कप का मैच हारे थे, लेकिन राहुल गांधी ने ये भी तो ना कहा कि वो हमारे देश के पीएम है, कम से कम उनकी मर्यादा रखो। उन्होंने हमेशा रखी मर्यादा, तो तार तार करने का काम और देश की मर्यादा को तार तार करने का बीड़ा तो सिर्फ एक ही आदमी ने उठा रखा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, मर्यादा को तार तार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, कई बार किया है उन्होंने। आप बताओ नहीं किया? आपकी जैसी बहनें ही तो बैठी थी यहाँ जंतर मंतर पे, इस देश का मान सम्मान गौरव बैठा था। बता दो आप कितनी बार उनसे मिलने आए, आप बता दो कितनी बार उनको मिले। कह रहे थे कि राजनीति कर रही हैं ये बेटियां। अब जब वो मेडल लेकर के आए, जब मान सम्मान बढ़ाएं, तो वो राजनीति। जब आप देश के हक में, अधिकार में जब आप कड़े सवाल पूछो कांग्रेस वालों से, तो कहेंगे कि नहीं आपने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छे पत्रकार हो आप। और जिस दिन बीजेपी से जाकर के आपने कड़े तीखे सवाल पूछ लिए, नहीं आप देशद्रोही और गद्दार हो, ये कौन सा पैमाना है? ये तो आप ही बता दो मुझे। वो तो मोदी मतलब भारत, ये उनके लिए होगा। हमारे लिए भारत मतलब 140 करोड़ लोग, उनके लिए मोदी मतलब भारत है। ये अंतर है उनकी और हमारी सोच। हमारे लिए 140 करोड़ लोग महत्वपूर्ण है, उनके लिए मोदी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस देश में कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जनता कहीं वो हो जाती है। जनता जनता रहती है। तो हमने ईवीएम जो सबसे चर्चे में मुद्दा है और ये 5 राज्यों का चुनाव और उसका रिजल्ट
और जो पीछे चल रहा था चुनाव के रिजल्ट आने से पहले जो पनौती, उन सारे मुद्दों पर बात की और आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।